आपसे सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरी पिछली वाली वीडियो को जरूर देख के आइए। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर, सबसे पहला टर्म में एरिया स्क्वायर बना है ABCD जिसकी साइड है A। अब आपको फाइंड क्या करना है, ABCD, आपको एरिया वेक्टर ऑफ ABCD फाइंड करना है। तो आप एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एरिया वेक्टर आप फाइंड करेंगे किसी भी एक साइड को एक साइड को लीजिए, उसके साथ वाली साइड AB ले ली मैंने, उसके साथ वाली साइड BC ले लीजिए या AD ले लीजिए, वो साइड ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो प्लेन है XY, तो जो एरिया वेक्टर है वो Z का परपेंडिकुलर होगा। तो Z का यूनिट वेक्टर क्या होता है, Z का यूनिट वेक्टर होता है K, और यहाँ पे Z तो बना हुआ है मतलब वो यहाँ पे ऐसे कहीं ऊपर उठता हुआ होगा, यहाँ पे होगा हमारा कहीं एरिया वेक्टर ऐसे उठता हुआ, तो वो होगा -A² - K कैप। तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अब हम देखते हैं एरिया वेक्टर ऑफ 2D सर्फेसिस। ऑफ 2D सर्फेसिस में हमारा क्या है, बोथ डायरेक्शन जो होती हैं वो करेक्ट होती हैं। वो डायरेक्शन आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्कल ले लिया है मैंने, एक सर्कल है, तो एक तो एरिया वेक्टर होगा ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक निकल गया ये एरिया वेक्टर 1, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक तो सर्कल के ऊपर होगा, एक सर्कल के नीचे होगा, तो एक एरिया वेक्टर यहाँ पे भी होगा है, तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही ये होगा एरिया वेक्टर 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो इसमें दोनों हैं एरिया वेक्टर, ये दोनों ही हमारे करेक्ट है। अब हम देखते हैं दूसरा केस ले लिया है। तो इस रेक्टेंगल में भी एक तो लेंथ होती है एक ब्रीथ होती है, तो एक तो लेंथ के पास बनेगा आपका एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा AL, ये लेंथ के पास बना है। एक बनेगा ब्रेथ के पास, ब्रेथ के परपेंडिकुलर बनेगा, ये हो जाएगा AB, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2D सर्फेसिस जो होते हैं उनमें हमारी 2 एरिया वेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें 2 डायमेंशन होती हैं, और सर्कल में ऊपर की तरफ होती है नीचे की तरफ होती है। इसी तरह से जो भी हमारे 2D है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, उनमें 2 हमारे एरिया वेक्टर बन सकते हैं। और ओपन सरफेस, कहीं किसी 2D सरफेस की एक ओपन सरफेस हो, तो वहाँ पे भी हमारे जैसे देखिए सर्कल है, सर्कल की 2 ओपन सरफेस हैं, तो उन ओपन सरफेसेस पे हमारा एरिया वेक्टर जो है वो वैलिड होता है। देखिए अब हम देखते हैं एरिया वेक्टर ऑफ 3D सर्फेसेस का। एरिया वेक्टर ऑफ 3D सर्फेसेस में क्या होता है, पहली बात तो ये हमारी 3D सर्फेसेस जो होती हैं ये क्लोज सरफेस होती हैं। दूसरी बात, ईच सरफेस, जो भी कोई सरफेस है उसका अपना एक अलग एरिया वेक्टर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखते हैं कैसे क्लोज सरफेस होती हैं। देख लीजिए हमने ले लिया है क्यूब, तो इस क्यूब की कितनी फेज होती हैं, इस क्यूब की 6 फेज होती हैं, एक ऊपर, तो यहाँ पे एक इसके परपेंडिकुलर, इस फेस के परपेंडिकुलर होगा हमारा एरिया वेक्टर 1, यहाँ पे इसे 1 मान लेते हैं सरफेस को। यहाँ पे एक हो गया इधर की साइड, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया एक 3, ये हो गया 4, ठीक है। एक हो गया पीछे की साइड, ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसके पीछे की साइड यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर है। एक हो गया इसके आगे की साइड जो फेज होगा। ऐसे देखिए आपकी क्यूबॉइड में निकल गई फेस। अब हम देखते हैं आपके सिलेंडर में कैसे निकलेंगी। ये रहा आपका सिलेंडर, ये रहा आपका सिलेंडर, तो एक तो 2 इसकी कर्व सरफेस होगी, एक तो एरिया वेक्टर निकलेगा यहाँ से, ये हो गया, इसे 1 मान लेते सरफेस को, एक तो निकलेगा यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो गया 2, और ये क्या आपके क्लोज, ये जो आपका कर्व सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में यहाँ से एक एरिया वेक्टर निकलेगा A3, ठीक है। तो इस तरह से सिलेंडर के हो गए 3 एरिया वेक्टर, इस क्यूबॉइड के हो गए 6 एरिया वेक्टर। तो हर अपनी अलग सरफेस का एक अलग एरिया वेक्टर होता है, और जितनी भी 3D सर्फेसेस है वो क्लोज सरफेसेस होती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी एक सरफेस के परपेंडिकुलरली। देखिए ये आपकी होगी प्लेन शीट, ये आपकी होगी प्लेन शीट, इसमें से अब आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी परपेंडिकुलरली, लेकिन ये आपकी होगी प्लेन शीट, इसमें से आपकी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने पास करा परपेंडिकुलरली। ये सारी लाइन आपको परपेंडिकुलरली दिख रही होंगी सीट के। तो यहाँ पे हमारा फाई क्या हो गया, हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 3, क्योंकि इस सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3। और आपको एक बात बता दूं, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। दूसरा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के हमारे, ठीक है। एक तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है ये हमारे एरिया वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट प्रोडक्ट करेंगे उनका एरिया वेक्टर के साथ,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एरिया वेक्टर के साथ, तो फाइनली हमारा फाई ई का फॉर्मूला क्या आ गया, ई ए कोस थीटा। और थीटा क्या है हमारा, एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा होगा थीटा। और आपको ये बात बता दूं कि एरिया वेक्टर जो है वो तो इसका इधर की साइड में बनेगा, इधर की साइड में बनेगा, ठीक है। लेकिन हम एरिया वेक्टर लेंगे कौन सा, हम एरिया वेक्टर लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। हम एरिया वेक्टर वो लेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। जैसे कि देखिए हमारे एरिया वेक्टर जो यहाँ की डायरेक्शन में है, हम वही एरिया वेक्टर यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। देखिए अब हमारी कोई शीट है इस तरह से हमारी कोई शीट है, ठीक है। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से ना करके, सीधी ना करके और ऐसी आ गई है टेढ़ी, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। तो एरिया वेक्टर हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एंगल बना रही हैं, ये एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो इस थीटा से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ई कोस थीटा और एक नीचे की डायरेक्शन में ई साइन थीटा। तो आपका ई कोस थीटा कंपोनेंट जो है वही कंसीडर करा जाएगा क्योंकि आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। और डॉट में कोस थीटा इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक कंपोनेंट बनेगा एक की डायरेक्शन में ई कोस थीटा। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर्स का एक डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो हमारी स्केलर क्वांटिटी बन के आती है। जिस जैसे हमारा वर्क डन में होता था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था, तो हमारी वो वर्क डन क्या था, हमारे एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए दो क्वेश्चन है, पहला है हमारी एक शीट है, इसकी चारों साइड है ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस डायरेक्शन में और आपको एरिया वेक्टर भी जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, और जब आपका थीटा 0 हो गया है तो आपका फाई ई क्या आएगा, वो क्या होता था ई ए कोस थीटा। अब जब आपका कोस थीटा जो है वो 0 आ गया तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे आपका सिंपली से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ई ए आ रहा है आपका सिंपली से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि इसका शीट का एरिया होगा ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका थीटा कितना आ रहा है, आपका थीटा आ रहा है 180, आपकी सेम वैल्यू आएगी, उस केस में भी आपका ई आंसर आएगा। और एक ही जगह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको फाइंड करना है टोटल फाई ई ऑन होल क्यूब। ये रहा आपका क्यूब, इसका आगे का और पीछे का सरफेस जो है, ये आगे और पीछे का सरफेस आपने हटा दिया है, तो यहाँ पे 4 ही सरफेस बचे हैं। तो इनका आपको एरिया वेक्टर निकालना है और आपको क्या करना है, टोटल फाई ई बताना है आपको होल क्यूब पे। तो पहले आप निकालेंगे 1 वाली सरफेस का, तो पहले आप टोटल फॉर्मूला लिख लीजिए। फाई का टोटल फॉर्मूला क्या, फाई ई का टोटल फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। उस हिसाब से थीटा वैरी करेगा, हमारा एरिया तो सेम रहेगा, हमारा थीटा वैरी करेगा इन दोनों के बीच का एंगल, उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो ये देखिए 1 वाला जो है, ये जो 1 है इसका एरिया वेक्टर कितना है, इसका ई के साथ एंगल बन रहा है, इसका ई के साथ बन रहा है एंगल 0। तो कोस 0 क्या होता है 1, तो फाई वाले का इसका फ्लक्स निकल गया 1 वाले सरफेस का ई ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं 2 वाले का, 2 वाले का एरिया वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर 2 वाले का होगा उसका परपेंडिकुलर, और थीटा बनेगा 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो फाई 2 क्या हो गया 0, सेकंड वाली सरफेस का 0 होगा। उसी तरह से फोर्थ वाली सरफेस का भी 0 होगा, फोर्थ वाली सरफेस का 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका भी एंगल तो 90 बन रहा है, फोर्थ वाली सरफेस का भी 0 होगा। अब देख लेते हैं तीसरी सरफेस का। अब हमने ये माना कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की साइड जा रही तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये उसी डायरेक्शन में थोड़ी एरिया वेक्टर दिखाएगा, वरना मैंने क्या कहा था अलग अलग सरफेस की एरिया वेक्टर अलग अलग होती है, तो इसने इधर की डायरेक्शन में दिखाया एरिया वेक्टर, तो ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर दिखाएगा। तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा हमारा कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे क्या आ गया फाई 3 क्या आ गया माइनस ई स्क्वायर। तो हम निकालते हैं फाई टोटल क्या आएगा हमारा 0, फाई टोटल हमारा 0 आ गया है क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 0। फ्लक्स थ्रू अ कोन और थ्रू अ डिस्क। देखिए हमारे पास एक रिंग है, एक डिस्क है, रिंग नहीं एक डिस्क है हमारे पास, जिसका रेडियस है r, कैपिटल R है उसका रेडियस। हमें फाइंड करना है कि इस डिस्क के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डिस्क हमें फाइंड करना है,
उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, एक यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमारे q चार्ज रखा है जिससे निकल रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो q चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर। तो हमने इसके सेंटर से यहाँ पे अल्फा एंगल ऊपर उठ के एक हमने एलिमेंटल रिंग काटी है। तो देखिए इस एलिमेंटल रिंग के लिए हमारा जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा डी फाई, क्योंकि बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसमें से। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई डी ए, मतलब बहुत छोटा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो ई डी ए कोस फाई मतलब कोस फाई नहीं कोस अल्फा, क्योंकि उनके बीच का एंगल जो है वो है अल्फा, ठीक है। उनके बीच का एंगल है अल्फा। डी फाई हमने यहीं छोड़ दिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ई की जगह रख दिया, और के क्यू, के तो यहाँ पे चला गया, क्यू ऊपर रह गया, हमारा स्टार से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होते हैं, डिस्टेंस होती है हमारी, स्क्वायर हमारी होती है डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आर स्क्वायर ना होके डिस्टेंस हमारी क्या है, ये रही हमारी डिस्टेंस, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है, इससे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जाके इससे निकल रही है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस टाइम फ्लक्स निकालना है इससे। तो इससे हमारे जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये रही डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलती है, ये हाइपोटेनस से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, जो उसके बीच की डिस्टेंस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो, ठीक है। और यहाँ पे डी ए कोस फाई हमने ऐसे लिख दिया, और हमने यहाँ तक तो हमारा फिर ये नीचे ऐसे एज इट इज उतर गया। और ये आप सोच रहे होंगे कि डी ए जो है हमारा, उसकी जगह मैंने ये कहाँ से रख दिया। तो बताता हूँ मैं आपको, ये जो हमारी रिंग है इसको आप खोल लीजिए, ये रिंग है, इसको आप खोल लीजिए। तो इसका एक लेंथ तो आपको क्या दिखाई देगा, डी आर, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर। रिंग का देखिए, रिंग है एक सर्कल की फॉर्म में है, रिंग है ऐसी सर्कल की फॉर्म में, उसकी जो लेंथ है वो तो है डी वो तो जो लेंथ है उसकी तो है डी आर, और इसका जब सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा तो उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, मतलब उसका सरकमफेरेंस मतलब ये जितनी चारों तरफ ये इसका ये जो इसका एरिया है ये कितना होगा 2 पाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा डी आर उसकी यहाँ की लेंथ। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है डी आर, और ये क्या है हमारी ब्रेथ क्या है 2 पाई आर। तो इस तरह से हमारा 2 पाई आर इंटू डी आर करके हमारा एरिया निकल गया। हमने रिंग तो वैसे भी एलिमेंटल रिंग निकाल ली थी, वो बहुत छोटी थी, हमने उसको खोल दिया। तो ये उसकी सरकमफेरेंस जो होगी वो तो होगी 2 पाई आर, और जो उसकी रिंग की लेंथ थी डी आर, उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया एरिया डी ए। ये जो ट्राइंगल था इसमें हमने कोस फाई निकाला, इस ट्राइंगल में कोस फाई निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है एक्स, और हाइपोटेनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया इसका अंडर रूट, ठीक है। हाइपोटेनस तो हमारा यही है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ तक क्या है क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, इसलिए यहाँ पे आया 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन, पाई से यहाँ पे पाई कट गया इसलिए यहाँ पे पाई आया नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्स हमारा ये रहा, डी आर हमारा ये रहा, और हमारा नीचे ये जो था ये कैसे बन गया 3/2। मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, और ये एक और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट वाले हैं ये इनका तो क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, और होल क्यूब के बाद हमारा अंडर रूट क्या होता है 1/2। इसी तरह इसलिए हमने यहाँ पे इसे 3/2 की फॉर्म में लिखा है। और अब हमें टोटल फाई निकालना है, तो वो कैसे होगा, इस तरह से छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग काट जाएंगे यहाँ से बिल्कुल लेके, और पूरी डिस्क को ऐसे छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग में काट देंगे, फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे, सारे डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डी। तो हमने डी फाई को यहाँ पे इंटीग्रेट करा, तो डी फाई हमारा क्या आ रहा था क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमने जब उसको इंटीग्रेट करा तो क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा था कांस्टेंट, ये तो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। हमारे अंदर क्या बचा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक अच्छा सा रूल लगाया, पुटिंग मेथड। तो हमने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर के इक्वल मान लिया, और यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, उनका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया 2 आर डी आर, ठीक है। 2 आगे आ गया आर डी आर बचा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 0। तो यहाँ पे दूसरी साइड 3 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बचा 2 टी डी टी, ठीक है। तो हमने आर डी आर की जगह रख दिया टी डी टी, ठीक है।
यहाँ पे सारे टर्म आ गए 3 के टर्म में, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल रखा था, तो टी स्क्वायर के इक्वल रखा तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2 dt अपॉन नीचे क्या बचा टी क्यूब, तो टी से और टी क्यूब से यहाँ पे सिर्फ बच गया टी स्क्वायर। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तब जब हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारा आया -1/t, और हमने लिमिट लगा दी 0 से लेके r तक। ये लिमिट क्यों लगाई, हमें यहाँ से लेके छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग काटते काटते पूरी इसकी रेडियस तक रिंग काटनी थी, ताकि हमें पूरी डिस्क कहाँ हमें मिल जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उससे कितना निकल रहा है। तो 0 से लेके r तक हमने यहाँ रख दी, और हमने क्या लेट करा था, टी स्क्वायर हमने लेट करा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे सिर्फ बचा टी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर लिमिट लग रही है 0 से लेके r तक। तो यहाँ पे हमारा qx/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे निकल गया हमारा बाहर। अब हमने रखी लिमिट, तो r रखा हमने इस छोटे वाले r की जगह, तो यहाँ पे क्या बचा -r² प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से माइनस लगता है, वो माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो यहाँ पे r² की जगह हमने रखा 0, तो ये तो हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ अंडर रूट है, तो यहाँ पे सिंपली से क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस एक्स स्क्वायर r² प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स, तो ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू अ डिस्क। तो एक डिस्क से टोटल फ्लक्स निकलता है इतना qx/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया एक डिस्क से निकलने वाला टोटल फ्लक्स एक क्यू चार्ज की वजह से। अब हम देखते हैं गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ क्या कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, थ्रू अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में से, थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस हो और वो क्लोज सरफेस हो 3D, किसी भी सरफेस से निकलने वाला टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो सरफेस हो क्लोज, क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के ऊपर जितना भी नेट चार्ज होगा, उस सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज बंद होगा, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा होगा किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो वो क्या होगा Q, मतलब Q इनसाइड मतलब उस सरफेस के अंदर जो सारा चार्ज है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही कहता है हमारा गॉस लॉ, किसी भी सरफेस पे उसका क्लोज सरफेस पे Q इनसाइड उसके अंदर जितना चार्ज होगा बाय एप्सिलॉन। इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम क्लोज सरफेस के लिए ऐसा क्लोज, यहाँ पे एक ऐसा इंटीग्रेशन के ऊपर एक ऐसा सर्कल का यूज करेंगे इन E.dA इसलिए कि काफी सारे हमें सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ करना पड़ेगा, तो E.dA ये भी हमेशा हमारा सही है। और ये जो हमारा हमने यहाँ पे इस सर्कल का यूज करा है, इस सर्कल का मतलब है क्लोज सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E.dA। आपको गॉस लॉ के बारे में कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं, वो क्या है। देखिए गॉसियन सरफेस जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होनी चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपका चार्ज रखा है, आपने कोई गॉसियन सरफेस बनाई है, आपका कोई चार्ज रखा है, तो अब आप यहाँ से बीच में से बांटे चार्ज के
अलोंग लाइन यहाँ पे बांटे तो आपको गॉसियन सरफेस दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, मतलब उसके सरफेस, गॉसियन सरफेस हमारा ये है, गॉसियन सरफेस हमारा ये है, इस सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, द थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। ये सरफेस है आपका, जो एरिया वेक्टर होता है और जो आपका ई होता है उसके बीच का जो एरिया है, एंगल है थीटा जो है, उनके बीच का जो कोस थीटा होता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, हमेशा। द गॉसियन सरफेस मस्ट बी पास ई थ्रू द पॉइंट चार्ज। दो गॉसियन सरफेस है वो कभी भी किसी पॉइंट चार्ज से ना पास करे। देखिए ये गॉसियन सरफेस है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है। गॉसियन सरफेस कभी भी पॉइंट चार्ज से पास नहीं करता है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के बारे में आपने इंपोर्टेंट देखिए, आपका एक सिलेंडर दे रखा है, उसकी आपको एक कर्व सरफेस पे आपको दिया है पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, और आपसे पूछा है फाइंड फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें से इस पे गॉस लॉ कैसे लगाएं। तो गॉस लॉ लगाने के लिए अब आपको इसमें गॉसियन सरफेस बनाना पूरा कर लीजिए। ये सिलेंडर जितना यहाँ पे है उतना ही ऊपर है, ठीक है। तो अब आपका ये पूरा सिलेंडर बन गया और ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है अब ये सेंटर में आ गया है। तो अब तो आप निकाल सकते हैं क्या हो गया, क्यू इनसाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यू इनसाइड क्या है आपका क्यू। इस तरह से आपका फाई निकल गया। इस तरह से आपका फाई क्यू बाय एप्सिलॉन निकल गया। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने निकाला था ये पूरे सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस बनाई, ये सिलेंडर पूरा कर दिया। अब आपको तो निकालना है सेमी सिलेंडर का। सेमी सिलेंडर का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फाई को इसको आधा कर देंगे, जितना ऊपर वाले से निकलेगा फ्लक्स उतना ही नीचे वाले से निकलेगा। आपने पहले निकाला पूरे वाले का, अब आपने निकाल दिया आधे वाले का, तो इस तरह से आपने निकाल दिया। अब आप देखिए इस क्यूब को, देखिए इस क्यूब के एक पॉइंट पे आपको रखा है, एक एच के पॉइंट पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। अब आपसे कहा है फाइंड थीटा फ्रॉम क्यूब। इस क्यूब से कितना, थीटा नहीं, फाइंड फाई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस क्यूब से निकलने वाला। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, लेकिन इसमें ये जो थिंकिंग लेवल है इसमें थोड़ा डिफरेंट जाने वाला है। इसमें आप क्या करेंगे, 8 क्यूब बना लेंगे, 8 क्यूब का फाई निकालेंगे। आप कहेंगे 8 क्यूब क्यों, इस क्यूब को सेंटर में लाने के लिए इसके आठों तरफ आपको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के क्यूब बनाने पड़ेंगे। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के क्यूब बनाने पड़ेंगे। ये एक पॉइंट है, इसको सेंटर में लाने के लिए एक क्यूब की एज पे ये पॉइंट है, एक क्यूब की एज पे ये पॉइंट है, ठीक है। एज के पॉइंट पे मतलब उसके कोने पे एक पॉइंट है एक क्यूब के। अब उसको सेंटर में लाने के लिए आपको हर तरफ से घेरना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटर में आएगा। तो आपको 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया और आपको 7 और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके आसपास ही ऐसे पूरे घेरने के लिए चारों तरफ से 7 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 8 क्यूब का क्या निकल के आ गया आपका क्यू इनसाइड, उसमें तो एक क्यू इनसाइड हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आपसे पूछा था सिर्फ एक क्यूब का, तो आप क्या करेंगे, एक क्यूब का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड कर दिया, क्या आया, क्यू इनसाइड अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आप करेंगे, इमेजिनरी करेंगे, फिर उसको जितने आपने उसमें बनाए हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के साथ। तो तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।